Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है मंगलवार और हम आधे घंटे के इस शो में शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे। आज के समाचारों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। नमस्कार सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध। पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग। Thanks, Subodh. Yes, let's begin with the headlines, friends. Well, gold prices in India touch 1 lakh rupees per 10 grams mark for the first time. Benchmark domestic equity indices end with modest gains. Sensex rises over 180 points. Nifty closes above 24,150. And U.S. Vice President J.D. Vance backs stronger India-U.S. ties, announces finalization of terms for trade negotiations between both countries. आज के कारोबार में भारत में सोना इतिहास में पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। शेयर बाजार के सूचकांकों में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 180 अंक ऊपर, निफ्टी 24,150 पर। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भारत और अमेरिका के बीच ज्यादा मजबूत रिश्तों पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताओं की शर्तों को अंतिम रूप देने की घोषणा। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। सोने की कीमतें आज ऐतिहासिक ऊंचाई पर रहीं। आज के कारोबार में 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दुनिया में बढ़ते राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की मांग में काफी तेजी बनी हुई है। कुछ दिनों के बाद अक्षय तृतीया का पर्व है, जिसकी वजह से कारोबारी मांग बढ़ी हुई है। भारत के सर्राफा और आभूषण व्यापारियों के संगठन IBJA ने बताया कि 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 96,670 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही अन्य शुद्धताओं वाले सोने में भी तेजी देखी गई। 22 कैरेट वाला सोना 97,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 20 और 18 कैरेट वाला सोना क्रमशः 89,000 और 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में अक्टूबर फ्यूचर्स का सोना कुछ समय के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर जाकर 1,484 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर देखा गया। इसमें एक दिन में लगभग 2% की बढ़त देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कुछ समय के लिए $3,500 प्रति आउंस से ऊपर अब तक के उच्चतम स्तर पर रहा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल की आलोचना किए जाने से निवेशकों में अनिश्चितता है और सोने की मांग बढ़ गई है। और सोने के हम अभी ताज़ा भाव पर अगर नजर डालें तो प्रति 10 ग्राम सोना 24 कैरेट शुद्धता वाला 1.1% बढ़कर 98,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 0.6% बढ़कर 95,950 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई थी। MCX में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 1.11% बढ़कर 98,358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था और मई आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य लगभग 0.5% बढ़कर 95,774 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। सुषमा, सोना बहुत चमक रहा है। बिल्कुल चमक बिल्कुल। तो थी कब बढ़ी हुई और हमेशा चमकता है और ज्यादा चमक रहा है। तो ये सोना कितना सोना है? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मुझे ये याद आता है कि कई मार्केट मंत्रा के ही प्रोग्राम्स में मुझे पूछा जाता था कि सोने के बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। और मैं ये कहती थी और कई ये जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट्स हैं वो हमें कहते थे कि ये गोल्ड एक डेड इन्वेस्टमेंट है, इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप इक्विटी में करेंगे तो वहाँ कुछ आपको मतलब कहीं इकोनॉमी को फायदा होगा, रियल एस्टेट में करेंगे तो फायदा होगा, फिक्स डिपॉजिट में भी करेंगे तो बैंक्स को कुछ फायदा होगा। लेकिन गोल्ड सोना जो है एक पदार्थ है, ये डेड एक पत्थर है
लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, उन इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट ने भी अब यू टर्न कर लिया, और मुझे भी यू टर्न करना पड़ेगा, और मुझे भी कहना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को सोना को की तरफ देखना चाहिए। नहीं, ये आगे के दिनों में ये हम ये नहीं सोच सकते कि सोने का भाव कभी ये कम होगा। ये जो सेफ हेवन एसेट हमेशा माना जाता है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है, विश्व भर में आर्थिक स्थिति अगर कभी कमज़ोर होती है या इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो तब सोने के भाव हमेशा बढ़ते हैं। तो इसको इसलिए सेफ हेवन एसेट माना जाता है कि ये एक चीज़ है जो आप अपने पास रख सकते हैं, तो इसका कुछ नहीं, इसका कुछ गलत नहीं होगा, और आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इसको बेच सकते हैं। आपके घर में आप अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए और ये आपके पास है। तो सेफ हेवन जो कहते हैं, इस वक्त जो है पिछले 3-4 महीने से, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो उथल पुथल की है टैरिफ्स के बारे में, उन्होंने अप्रैल 2 से अपने टैरिफ की जो बॉम्बशेल जो कहते हैं वो अनलीश की है, और उससे पहले भी उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें करने वाले हैं। तो डर के मारे ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपना जो पैसा है उन्होंने सेफ हेवन में डाल दिया है। और जबकि टैरिफ्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो ट्रेड वॉर, हम ये नहीं कह सकते कि वॉर शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होने वाला है। चीन ने भी कहा है कि वो टैरिफ्स बढ़ाएंगे, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है। तो ये जो उथल पुथल चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इसकी वजह से सोने का भाव एकदम से बढ़ गया है, और मेरे ख्याल में इस साल 30% ही, इतना ज़्यादा कभी शायद सोने का भाव नहीं बढ़ा है। और आगे के दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी रही तो शायद स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर यही कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, वॉलेटिलिटी, तो सोने का भी भाव शायद ऊपर ही चलता जाएगा। Sushma, generally, as you also mentioned, I take a cue from what you said, investing in gold has not been the professional's favorite point. Yes, and they've always said, as you said, it's a dead investment, it would be, but it's really turned out to be a blue-eyed boy. Yes, now, correct. or blue-eyed investment, so to speak. Some people always believed in investing in the bonds, which the government had taken out, where the average 2.5 interest was given per year. Yes. And of course, when you take the money out after 5 years or 8 years, 8 years, I think, and 5 just in case you wanted to, you'd get the amount of, you'll get the money and at the rate of gold. Yes. So they are at an advantage because no more gold schemes are now coming from the government side. You think those people are at a good advantage? Yes, of course. If you have invested in these gold-backed schemes, they have obviously they are going to gain. But definitely, people who actually have the metal itself, they would benefit more. And it's not as if trade in metal is going to stop. Trade in metal is going to continue. In India, of course, we tend to buy it in the form of jewelry. Yeah. And jewelers are now looking, of course, you talked about Akshaya Tritiya. Yeah. That is an occasion where people in India tend to buy gold. Jewelers are now gearing up for that. They do realize that though the price of gold has gone up, the budget of people has not gone up by 30%. So therefore, they are looking at either providing gold jewelry, which is very lightweight, extremely lightweight, trying to divert them to perhaps diamond jewelry, and also, reconciling themselves to the fact that a lot of people are going to come to the market and bring their old gold and request that let's change this into new jewelry. And they say that, well, it's fine by us, it becomes our raw material. Apparently, jewelers say that in the past, you would have 20 to 30% people coming with the old gold, but now it is 40 to 50% of people. Some jewelers are saying in the last few days it's probably 70 to 75%. शायद अब 80% तक पहुंच गया है. 80% तक लोग अपना पुराना जो सोना है, बेच रहे हैं. सोना मतलब बेच नहीं रहे, वो एक्सचेंज कर रहे हैं. हाँ.
तो बेचना इज एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस, हमारे देश में बिल्कुल एक्सट्रीम क्राइसिस में ही बेचते हैं. Yeah, gold continues to be an asset, especially Yes. for women. And some people believe in buying small amounts on Yes. children's birthdays, so that by the time the child is about to get married, you have a Yes. good collected Yes, amount. yes. Also, one wonders how things would go around 30th of April, which is the Akshaya Tritiya day. I'm In sorry, between- I must interrupt you. Yeah, yeah. It is not just in India that gold is bought in bulk. China is another country where traditionally people buy gold, families buy gold, and that also is bought in the form of gold jewelry. And they also believe that, like you say, buying in small quantities. और and अभी तो keep it- पूरी दुनिया खरीद रही और है अभी तो अनिश। पूरी दुनिया खरीद रही है. आप ठीक कह रहे हैं सबो जी. और हम चले अब देश के शेयर बाजारों पर नजर डालते हैं. आज छठे कारोबारी दिन भी शेयर बाजारों में तेजी का रुख बना रहा, जिसमें रियल्टी, उपभोक्ता वस्तुओं और एफएमसीजी क्षेत्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 187 अंक यानी 0.24% बढ़कर 79,596 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक यानी 0.17% बढ़कर 24,167 पर बंद हुआ. बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांकों में 0.8% की बढ़त हुई है. और बाकी डिटेल्स के साथ लालिमा. Yes, certainly. Well, the benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, continuing their upward movement for the sixth straight session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 187 points or 0.24% to close at 79,596. The National Stock Exchange Nifty 50 added 42 points or 0.17% to settle at 24,167. The broader market indices at the BSE outperformed the frontline indices. Both the mid-cap index and the small-cap index gained over 0.8% each. In the Sensex index, 15 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, ITC added almost 2.6%, Hindustan Unilever gained over 2%, Mahindra & Mahindra rose almost 1.9%. In the top laggards, IndusInd Bank lost more than 4.8%, Power Grid slipped 2.3%, and Infosys dropped over 1.9%. In sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, Realty climbed 2.4%, FMCG added over 1.8%, and consumer durables increased over 1.4%. In the top laggards, utilities fell over 0.9%, tech dropped 0.9%, and power slid more than 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,477 companies advanced, 1,504 declined, and shares of 149 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 71 companies hit their 52-week high, while 11 companies hit their 52-week low. So, Sushma, the million-dollar question, or let me say the 1 crore rupee question, to invest now or not to invest in the stocks, because we've now thankfully gone beyond 79,000 Yes. after hitting very low at about 74,000. What would you say? Time to invest or not? ये फिर से 80 पहुंच रहे हैं. फिर से 80 पहुंच रहे हैं, बिल्कुल. और एक psychological भी खुशी I think मिलती है. I think domestic investors are already, we don't have to tell them anything. They are already invested in the market. They had faith in the market even when foreign institutional investors were pulling out. Right. You still had the DIIs there. And they have faith in the India story. And the India story, I think, has continued to rebound. We are still the fastest growing economy in the world, even though it has come down. The estimates have come down from 6.5 to 6.23 to 6.2%. But even then, all the economic indicators are looking pretty good. Even the fact that the stock market is going up for the 6th day in a row at a time when the Dow Jones is falling. Big tech companies the stocks are falling, but in India you have the reverse. Things are looking up. Of course, it did fall during the panic days after April 2nd. हाँ, लेकिन कल के मुकाबले अगर हम देखें तो आज जो बाजार का रुख है ये
मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कल का जो यूएस मार्केट की हालत थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा शायद एक आज करेक्शन आएगा, लेकिन फिर भी सबको आज लग यही रहा था। ये यहाँ तो चलता ही जा रहा है, ये जो बुलिश ट्रेंड्स चलते ही जा रही हैं। तो ये जैसे आपने कहा कि इन्वेस्ट करें या ना करें, अभी तो इंडिया स्टोरी अभी बाकी है। अभी काफी कुछ बाकी है देखने को। और वैसे भी अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं, तो जैसा अभी लालिमा बोल रही थी कि जो मार्केट अभी हीटेड है थोड़ा, या आप जैसे बोल रहे कि अभी करेक्शन की उम्मीद है, तो निवेशक तो हमेशा ही करेक्शन की उम्मीद में रहते हैं कि अच्छा जब मौका मिले तो हम करेंगे। बट ठीक है, आई मीन जैसे छोटे निवेशकों के लिए तो ऐसे मौकों का हमेशा ही इंतजार रहता है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि वो कब बनता है, कैसे आता है। अब अगली खबर पे चले लालिमा, रुपए का क्या हाल रहा आज बाजार में? विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर होकर 85 रुपये 19 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.42 पर था। Sushma, we've seen that the rupee has been by and large stable, hovering around 82, yes. 83, 84, 85. So a huge up and down happening on the rupee front. In other words, a stable rupee is better than low and high going rupee. Yes, of course, a stable rupee is always better. As far as the exporters are concerned, of course, yes, they look forward to what we do. You know, generally there's an impression that if the rupee hardens, oh, that's very good. It's very prestigious. But the fact is that for trade, for exports, depreciation of the currency is always better. It makes exports more competitive. China is a country which has always taken advantage of this. It has manipulated its currency to make its goods competitive in world markets, especially in the US. So I think stability, of course, is good. There's no harm if the rupee depreciates a little bit. Right now, we are seeing, apart from today, a firming up of the rupee because of the weakening dollar. Dollar has been weakening, for the last few days. Again, because of Trump's policies, Donald Trump's policies, the dollar is weakening, and there is concern over this in the US, and there is concern over the kind of comments that the president of the US is making about the chairman of the Federal Reserve. These are all things that have impacted the dollar. As a result, other currencies like the rupee have, strengthened. Right. All right. Well, we look forward to another news. U.S. Vice President J.D. Vance has said that the future of the century depends on the shared trade relations between India and the U.S. He said that the U.S. and India have officially finalized the terms for trade talks, which prepares a roadmap between the two countries. The U.S. Vice President addressed the business summit at the Rajasthan International Center in Jaipur today. Vice President Vance said that the U.S. President, Mr. Donald Trump's tariff policy is being criticized while he has created an environment of balanced trade. He said that India is America's closest and trusted partner in the field of defense. The U.S. wants to provide world-class defense equipment to India. There is a great possibility of partnership between India and the U.S. in the field of energy. Mr. Vance also emphasized on the partnership for building new houses in India and developing facilities to improve the standard of living. What do we make of this, Sushma, considering the fact that the Prime Minister, our Prime Minister, went to meet Mr. Donald Trump when he assumed the presidentship of U.S. and now we have the U.S. Vice President coming to India. Is it also the fact that we need U.S. as much as U.S. needs India? Of course, they have to send their world-class defense equipment. बिल्कुल लालिमा, और इसी से जुड़ी हुई बात है कि जो चीन के साथ उनके तनाव है उसको देखते हुए भारत के साथ जो रिश्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. बिल्कुल बिल्कुल. I would put it the other way, so Boji, I was going to say Indo-US bhai now. Those times are. It looks like absolutely दोनों both
what you both are saying is certainly correct. In U.S.-China tensions, trade tensions, have, of course, relations between those two countries are becoming very tense. At the same time, India has its own issues with China, even though we have reached some kind of fragile agreement, I would say, over the border, but that remains fragile. There are still many issues to be resolved. India is still wary of investment from China. The press note that was issued in 2020 regarding investments from neighboring countries remains in place, even though there have been indications, like in the economic survey and by the chief economic advisor, that perhaps we would relax it, but that has not really happened. So we are being very careful about Chinese investments. At the same time, India has a very close trade relationship, trade and investment relationship with China. You know, we can't get away from that. There are a lot of things that we import from China and we want to export to China. So that trade relationship remains. However, having said that, the biggest trade partner right now remains the United States. It's the biggest market for us. It's a very attractive market, which our exporters can certainly exploit. If Chinese goods become expensive there due to higher tariffs, we can become competitive. We can exploit that market. And certainly in return, this bilateral trade treaty that is being negotiated and for which Vice President Vance is here, has talked about it, it's something I think where there will have to be mutual give and take. They talk about the non-tariff barriers that we have. We talk about the non-tariff barriers that they have. We have concerns over their non-tariff barriers, over food products, agricultural products, shrimp, marine products. We are concerned. They have issues with our quality control orders that we have, and they say they're too onerous to be complied with. So these are things on which the discussions will take place. Some compromise will be evolved. As far as tariffs also are concerned, India is prepared to reduce tariffs in areas where domestic industry or domestic agriculture will not be affected. Even agriculture experts are now saying that there are certain areas in agriculture where we can open up without harming the interests of farmers. So we can do that, and I think that's going to be an area of mutual give and take. Coming to defense issues, I think defense is an area where they are very keen, and I think even India is very keen to have more sophisticated defense equipment. We continue to have a lot of reliance on Russia. That will not go away. But if we can get more sophisticated equipment from the US, I'm sure India would be only too willing to take it. We have to buy military equipment, so why not get the best? जी, और भारत ने इस मामले में वैसे पूरी दुनिया में काफी संतुलन बना के रखा हुआ है कि हम फ्रांस से भी ले रहे हैं, हम रशिया से भी ले रहे हैं, एग्जैक्टली तो भारत इस मामले में काफी संतुलित अपना व्यवहार बनाए रखता है कि ठीक है, सब हमारे दोस्त हैं। तो एनर्जी के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, ये एक बहुत इनोवेटिव चीज है कि छोटे रिएक्टर्स, और यही भविष्य है और सब लोग अब इसमें, चाइना ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया है, तो हमें इसके बारे में काफी जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। Actually, in talk about a give and take, there has to be a common platform, because consider the fact, leave aside defense for a moment, we export a lot of medicines to the US, and they're dependent on us largely. Generic. So Generic, how can we just, they can't ignore us and we can't ignore them. Yes, absolutely. So it's probably a symbiotic world, and you have to reconcile to that and not get into the too much of tariffs after a point. Yes. All right, let's talk about the Prime Minister's visit now. Well, Prime Minister Narendra Modi has arrived at Jeddah on a 2-day official visit to the Kingdom of Saudi Arabia. As a special gesture, Prime Minister Narendra Modi's aircraft was escorted by F-15 fighter jets of the Royal Saudi Air Force upon entering Saudi airspace. In a social media post, PM Modi said that this visit will strengthen friendship between India and Saudi Arabia. He expressed eagerness to take part in various programs today and tomorrow. What do you make of this, Sushma? Well, Saudi Arabia is a very important country for India. Of course, it's a very important country for the world, because it's a leading exporter of oil.
and we do buy a lot of crude oil from Saudi Arabia. I think it's certainly a gesture of goodwill that they sent those fighter aircraft to escort the Prime Minister. Apparently, this is the first time a Prime Minister has visited Saudi Arabia after 40 years. Yeah. So it's quite a momentous visit. Saudi Arabia, apparently we are also having strategic ties now with the Saudis. We are having cooperation in the field of naval and other defense warfare. So that's another new area of cooperation apart from energy. And of course, Saudi Arabia wants to build up infrastructure like all the other West Asian countries, and they would be relying on India to support them in that. जी, अगली खबर पे चले। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 2047 तक भारत की विकसित भारत बनने की यात्रा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत मिशन समावेशी, टिकाऊ और नवाचार आधारित विकास की दृष्टि से प्रेरित है। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आज अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रासंगिकता का संकेत है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कुछ उल्लेखनीय काम हुए हैं और इसका एक उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सफलता है। इससे पहले उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने हाल के वर्षों में डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में हुए विकास पर चर्चा की, जिसने देश को डिजिटल क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी बना दिया है। सुषमा भी आई थिंक हम जब बात कर रहे थे अभी अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों की, ये उससे जुड़ी हुई बातें हैं जो आज हमारी वित्त मंत्री वहाँ अमेरिका में बोल रही हैं कि एक तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि भारत अब दुनिया में जो इकोनॉमीज है उसमें 10वें से 5वें नंबर पे पहुंच गया है। मतलब हम अपनी जगह बता रहे हैं कि हम कहाँ हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपकी क्या राय है? अब बात तो सही है। अब 5वें स्तर पे आ गए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक और चीज़ है जो गूगल के साथ उन्होंने जो बातचीत की है और विकसित भारत का जो गोल है, मेरे ख्याल 2047 में मेरे ख्याल ये सब लोग इसके ऊपर ये नज़र बनाए रखे हैं, क्योंकि ये भी एक मानना है कि ये इज़ इट पॉसिबल for countries like India to reach developed country status इतना जल्दी। एक वो मीडियम ग्रोथ ट्रैप होता है जिसके बारे में लोगों ने बात की है, लेकिन कुछ देश जो हैं साउथ कोरिया की तरह दे हैव गॉन पास दैट ट्रैप। और तो भारत कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं समझती हूँ कर सकता है, और वित्त मंत्री भी यही कह रही है। दूसरी बात ये है, गूगल से उन्होंने जो बात की, थॉमस कुरियन उनके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, वो नाम से ही पता चलता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सॉरी। और मेरे ख्याल में इंडिया के जो एक्सपर्टीज है डिजिटल क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बहुत ही बढ़िया है। जी, अगली खबर पे चले हम। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम का सूचकांक 0.9% से अधिक बढ़ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.25% की वृद्धि हुई और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.8% ऊपर बंद हुआ। उधर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया, जबकि जापान का निक्केई सूचकांक 0.17% नीचे आ गया। ताजा समाचार मिलने तक यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में भी मिलाजुला रुख है। जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के कैक में 0.5% से ज्यादा की गिरावट थी, जबकि लंदन के फुटसे में अधिक बदलाव नहीं देखा गया। Well, U.S. stocks nosedived on Monday after U.S. President Donald Trump intensified his attacks against Federal Reserve Chair Jerome Powell, amplifying concerns about the central bank's autonomy and uncertainty. The Nasdaq Composite plummeted over 2.5%. Dow Jones Industrial Average dropped nearly 2.5%, and S&P 500 slipped more than 2.3%. And oil prices, well, they edged up today. Brent crude was trading over 1.4% up at $67.21 per barrel.
WTI crude was trading over 1.6% up at $64.10 per barrel when reports last came in. सुषमा, मार्केट मंत्र में आने और आज की खबरों पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी धन्यवाद सुबोध. And now the headlines. Well, gold prices in India touch 1 lakh rupees per 10 grams mark for the first time. Benchmark domestic equity indices end with modest gains. Sensex rises over 180 points. Nifty closes above 24,150. And US Vice President J.D. Vance backs stronger India-US ties, announces finalization of terms for trade negotiations between both countries. And with that, we come to the end of today's Market Mantra. From both of us, namaskar.